गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज दिनांक 11 सितंबर को फिर से उसी जोश व जुनून के साथ फिर से आपके लिए मैं करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। और आपके आने वाले जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो, चाहे वो बिहार के हो या यूपी के हो या किसी भी स्टेट के एग्जामिनेशन हो, जिसमें करंट अफेयर्स आते हैं, जिनमें करंट अफेयर्स का योगदान काफ़ी ज़्यादा होता है, उनमें ये करंट अफेयर्स आपको बहुत ज़्यादा मदद पहुंचाएगा। अगर ये करंट अफेयर्स आपको अच्छा लग रहा हो, करंट अफेयर्स का सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए इसी जोश व जुनून को बनाए रखते हुए आज का करंट अफेयर यानी आज 11 सितंबर का करंट अफेयर्स को आपके समक्ष लाने की कोशिश करता हूँ। ये सेशन आपको जितना भी क्लासेस करंट अफेयर्स को मैंने आपके लिए डाला है, ये भी करंट अफेयर्स आपको उतना ही पसंद आएगा जितना बाकी करंट अफेयर्स आपको पसंद आया था। चलिए देखिए क्या करंट अफेयर्स बन के आया आपके लिए। आपके लिए करंट अफेयर्स ये बन के आया है, ये आप फोटो देख रहे होंगे, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो है, आप भली भांति परिचित हैं। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को एक टीवी लॉन्च करेंगे, जिस टीवी का नाम है संसद टीवी। क्या है? संसद टीवी। तो प्रधानमंत्री 15 सितंबर को संसद टीवी को क्या करेंगे? लॉन्च करेंगे। ये संसद टीवी क्या है मैं बता देता हूँ। संसद टीवी, आप लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों से परिचित होंगे। तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को दोनों को मर्ज करके एक एक अलग टीवी नाम रखा गया है, जिस टीवी का नाम संसद टीवी है, जो 15 सितंबर को नरेंद्र मोदी द्वारा क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा। चलिए तो थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को संसद टीवी लॉन्च करेंगे। यह नया टीवी चैनल लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करके बनाया गया है। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करके बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता करण सिंह, अर्थशास्त्री विवेक देवराय, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कौर और अभिवक्ता हेमंत बत्रा इस चैनल पर अलग अलग शो के क्या करेंगे? अलग अलग शो की मेजबानी करेंगे। तो आप डिटेल्स में देख लीजिएगा कि राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मर्ज करके एक करके विलय करके एक नया टीवी संसद टीवी को लॉन्च करेंगे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कब? 15 सितंबर को। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन के आया। अगला क्वेश्चन बन के आया है कि भारत के विदेश रक्षा मंत्री के बीच होने वाली पहली 2+2 वार्ता, तो किसके बीच 2+2 वार्ता आयोजित की गई कल? तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, किसके बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर की गई बातचीत थी, जिसमें रक्षा के क्षेत्र में कैसे योगदान बढ़ाया जाए, दोनों कंट्री आपस में कैसे बढ़ाएगी रक्षा के क्षेत्र में योगदान, संयोग, इसी के लिए पहली बार 2+2 आयोजन यानी वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पीटर डटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिसका नाम ही था पहली 2+2 क्या था? वार्ता नाम था। अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो स्कॉट मॉरिसन। कौन? मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन क्या है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। एवं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा। कहाँ है? कैनबरा। ठीक है, तो चलिए तो 2+2 वार्ता किसके साथ आयोजित की गई? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर। ठीक है, देखिए आप, चलिए आगे देखिए। ये आप फोटो देख रहे होंगे, इस फोटो से भली भांति परिचित होंगे। ये पीयूष गोयल का फोटो है। किसका? पीयूष गोयल का फोटो है। आप देखिए पीयूष गोयल, देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या बन के आया। वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा कौन? भारत करेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल होंगे इसके शेरपा। क्या होंगे? शेरपा। तो भारत वर्ष 2023 में G20 का सम्मेलन करेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत कब G20 की मेजबानी करेगा? तो 2023 में। और इसका जो शेरपा जो होगा वो पीयूष गोयल होंगे। कौन होंगे? पीयूष गोयल होंगे। ये शेरपा क्या होता है थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। देखिए क्या होता है, देखिए क्या है शेरपा। G20 सदस्य देशों के नेताओं का प्रतिनिधि होता है, यह आपको मालूम होना चाहिए, जो शिखर सम्मेलन के एजेंडों के बीच समन्वय
बनाता है और क्या देखिए, और सदस्य देशों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक चर्चा के एजेंडों को लेकर बात करता है। तो शेरपा G20 सदस्य देशों के नेताओं का प्रतिनिधि होता है जो शिखर सम्मेलन के एजेंडों के बीच समन्वय बनाता है और सदस्य देशों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक चर्चा के एजेंडों को लेकर बात करता है। इसीलिए 2023 के शेरपा के रूप में पीयूष गोयल को चुना गया है और भारत वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। चलिए थोड़ा इसको डिटेल्स में और जान लेते हैं। देखिए क्या है, केंद्रीय एवं वाणिज्य मंत्री कौन? केंद्रीय एवं वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। तो आपको यह भी याद रखना है कि पीयूष गोयल वर्तमान में कौन से मंत्री पोस्ट पे हैं, तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के पोस्ट पे हैं। विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक साथ लाने वाले समूह G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने इसकी घोषणा करते हुए 7 सितंबर 2021 को कहा कि भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 समूह की अध्यक्षता करेगा और पहली बार वर्ष 2023 में इसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहली बार वर्ष 2023 में इसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। देखिए क्या है, G20 देशों की अगली बैठक 30 से 31 अक्टूबर, इसी साल 30 से 31 अक्टूबर को इटली की अध्यक्षता में होगी। विश्व मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा कि 2023 की मेजबानी भारत करेगा और भारत की तरफ से जो शेरपा नियुक्त किया गया है वो किया गया है पीयूष गोयल को। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है, मुख्य बिंदु इसका थोड़ा देख लेते हैं। शेरपा G20 सदस्य देशों की नेताओं का प्रतिनिधि होता है। अभी मैंने बताया आपको कि वो शिखर सम्मेलन के एजेंडों के बीच समन्वय बनाता है और सदस्य देशों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक चर्चा के एजेंडों को लेकर बात करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 से G20 में भारत का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। 2014 से भारत साल 1999 में G20 के गठन से ही इसका सदस्य रहा है। ठीक है, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा और पहली बार 2023 में G20 नेताओं की बैठक भी बुलाएगा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहली बार 2023 में। ठीक है, और क्या है, मंत्रालय ने कहा है कि भारत 1 दिसंबर 2021 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक G20 ट्राइका का हिस्सा होगा। ठीक है, तो आप भी इसका एक बार देख लीजिएगा। चलिए, G20 में शामिल कौन कौन से देश है? ये G20 आप देख रहे होंगे, G20 यानी 20 देशों का एक ग्रुप है जिसमें कौन कौन? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और कौन है? यूरोपीय संघ। ये 20 मतलब 19 कंट्री और एक यूरोपीय संघ है इसमें शामिल, जिसका एक क्या है? ये ग्रुप है G20। और 2023 में भारत इसकी मेजबानी करेगा और शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये पीयूष गोयल को। ठीक है, यह आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत? चलिए, और ये कब फॉर्मेशन हुआ था? याद रखिएगा, कब फॉर्मेशन हुआ था G20 का? तो G20 की फॉर्मेशन 26 सितंबर 1999 को। कब? 26 नवंबर 1999 को इस G20 का गठन किया गया था। आप ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्या क्वेश्चन बन के आया है। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में जल आपूर्ति की बुनियादी ढांचा को विकसित करने के लिए $112 मिलियन का ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिएगा, फिर से क्वेश्चन बोल देता हूं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक मतलब एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में जल आपूर्ति की बुनियादी ढांचे को लेकर
विकास करने के लिए 112 मिलियन डॉलर की ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो याद रखिएगा किसके साथ किए हैं, तो झारखंड सरकार के साथ। किसके साथ? झारखंड सरकार के साथ। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने झारखंड राज्य में जल आपूर्ति की बुनियादी ढांचाओं को विकसित करने के लिए कितना मिलियन डॉलर की ऋण? 112 मिलियन डॉलर की ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। झारखंड के 4 शहरों में सेवाएं वितरण में सुधार के लिए यह ऋण शहरी स्थानीय निकायों की क्षमताओं को भी मजबूत करेगा। तो आप इसे याद रखिएगा। थोड़ा सा पॉइंट मैं इसमें और बता दूं, क्या है कि यह परियोजना राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए झारखंड सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप है। यह रांची और अन्य 3 शहर जैसे झुमरी तलैया, हुसैनाबाद और मेदिनीनगर में निरंतर उपार्जित पाइप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। तो आप भी इसे याद रखिएगा कि किसके साथ। तो भारत, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था आपका कि भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में जल आपूर्ति की बुनियादी ढांचाओं को विकसित करने के लिए 112 मिलियन डॉलर का ऋण हस्ताक्षर किया है? तो याद रखिए किसके साथ किया है, तो ये किया है किसके साथ? झारखंड सरकार के साथ। थोड़ा एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी आपको मैं बता दूं। तो ये इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस। कहाँ? फिलीपींस में। और इसके लीडर कौन है? मासातुस्कु आसाकावा इसके लीडर है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी एडीबी बैंक की? तो इसकी बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। कब? 19 दिसंबर 1966 को इसकी क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी एडीबी बैंक के, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन क्या बन के आया? देखिए क्वेश्चन क्या बन के आया। क्वेश्चन बन के आया स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? तो बताइए किस राज्य के द्वारा पारित किया गया है? स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा एक विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया गया जिसका नाम है स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक। ये उड़ीसा विधानसभा द्वारा पारित किया गया। ये क्या है आपको बताता हूं। उड़ीसा की विधानसभा ने हाल ही में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को पारित किया है। यह विधेयक राज्य के सभी चिकित्सा पैरामेडिकल संस्थानों को एक ही स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत लाने का प्रयास करता है। ठीक है, वर्तमान में राज्य के विभिन्न चिकित्सा और पैरामेडिकल संस्थान विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबंध हैं। तो याद रखिएगा एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने का एक प्रकार से तरीका है जो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक उड़ीसा विधानसभा द्वारा पारित की गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि उड़ीसा का कैपिटल क्या है, तो भुवनेश्वर। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है नवीन पटनायक। ठीक है, कौन है? नवीन पटनायक। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन के आया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है? तो टूरिस्ट विलेज नेटवर्क किसने लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा इसे क्या लॉन्च किया गया है? टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया गया। या जम्मू कश्मीर इसका आंसर होगा। देखिए क्या है, जम्मू और कश्मीर की एलजी ने हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए अस्थायी रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है। ठीक है, टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है। यह पहल मिशन यूथ के तहत शुरू की गई। किसके तहत की गई? मिशन यूथ के तहत शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर में 75 गांवों पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम की जा रही है। तो याद रखिए क्या है ये, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए जम्मू कश्मीर के ये कौन एलजी कौन है, तो यार मनोज सिन्हा है। ठीक है, कौन है? मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर के 2 कैपिटल हैं, एक समर कैपिटल, एक विंटर कैपिटल। समर कैपिटल है कौन?
श्रीनगर, वहीं विंटर कैपिटल कौन सा है? जम्मू। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। आगे देखिए क्या क्वेश्चन बन के आया है। पत्रकारों के लिए, किसके लिए? पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष, पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य ने लागू की है? तो ये छत्तीसगढ़ ने की है। किसने? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष नाम की योजना लागू की है। इस योजना के तहत कोविड में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस योजना के तहत पत्रकारों को कोविड रोग के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। राज्य ने वरिष्ठ पत्रकार सम्मान निधि योजना के तहत वरिष्ठ पत्रकार को मासिक पेंशन कितने 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये निर्धारित कर दिया, निर्णय ली है। तो याद रखिएगा, पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य के द्वारा लागू की गई है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा। और इसमें कोविड-19 रोग के इलाज के लिए 2 लाख रुपए तक राशि दी जाएगी। वहीं राज्य के वरिष्ठ पत्रकार सम्मान निधि योजना के तहत वरिष्ठ पत्रकार को मासिक पेंशन 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, चलिए वहीं अगर मैं पूछूं छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके। और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। कौन है मुख्यमंत्री? भूपेश बघेल। ठीक है, आगे देखिए अच्छा क्वेश्चन बन के आया है। यहां पर आप देख रहे होंगे ये फोटो, क्या फोटो है देखिए, समझिएगा अच्छे तरीके से, हर एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन के आएगा। भारत डेनमार्क ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया, भारत डेनमार्क ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड। क्या? देखिए सेंटर, क्या नाम है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड। तो याद रखिएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड भारत और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा? भारत ने किसके साथ मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड लॉन्च किया है? तो भारत ने डेनमार्क के साथ मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड लॉन्च किया है, जो अक्षय ऊर्जा में, जो किसके? अक्षय ऊर्जा में एक साथ करेंगे काम। जो अक्षय ऊर्जा के साथ भारत और डेनमार्क क्या करेगा? इसके साथ क्या करेगा? काम करेगा। देखिए क्या है ये, देखिए ऑफशोर विंड पर उत्कृष्टता केंद्र को भारत और डेनमार्क के मंत्रियों द्वारा हरित सामरिक साझेदारी की एक हिस्से के रूप में संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। प्रारंभिक चरणों में यह केंद्र अपतटीय पवन क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। पवन क्षेत्र पर अपना ध्यान क्या करेगा? ये केंद्रित करेगा। तो आप इसे देख सकते हैं। चलिए इसको बहुत डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ से एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनकर आएगा। तो आप पहले तो ये याद रखिएगा कि भारत डेनमार्क ने संयुक्त रूप से क्या लॉन्च किया है? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड, जो अक्षय ऊर्जा में एक साथ करेगा काम, दोनों देश मिलकर। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, समझिएगा। आर.के. सिंह ने 9 सितंबर 2021 को डेनमार्क के जलवायु ऊर्जा और उपयोगिता मंत्री डेन जोरकेंसन से मुलाकात की, जहां दोनों अक्षय ऊर्जा, विशेष रूप से अपतटीय पवन और हरित हाइड्रोजन में शामिल होने पर सहमत हुए हैं। इस बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने अपने डेनिश समकक्ष को यह बताया है कि हरित ऊर्जा की ओर परिवर्तन भारत की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के एक हिस्से के रूप में दोनों मंत्रियों ने संयुक्त रूप से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड का शुभारंभ किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसी का थोड़ा डिटेल्स में और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में वर्ष 2030 तक, याद रखिएगा, वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। कितना? तो याद रखिएगा, भारत 2030 तक कितने गीगाबाइट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो 450। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। वर्तमान में भारत का अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो 146 गीगावाट है। ठीक है, भारत एकमात्र ऐसा G20 देश भी है जिसकी कार्रवाई
तापमान में वैश्विक वृद्धि के संबंध में पेरिस जलवायु समझौते के अनुरूप है। यह भी देखिएगा, भारत एकमात्र ऐसा G20 देश है जिसकी कार्रवाई तापमान में वैश्विक वृद्धि के संबंध में पेरिस जलवायु समझौते के अनुरूप है। ठीक है, यह भी देखिएगा, बहुत डिटेल से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए एक एक चीजों को बारीकी से देखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो हरित ऊर्जा की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि भारत लद्दाख, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार जैसे द्वीपों को परिवहन सहित ऊर्जा के मामले में हरित ऊर्जा उन्मुख बनाने पर भी विचार कर रहा है। तो यह भी आप अच्छे तरीके से देखिएगा। देखिए, भारत डेनमार्क अपतटीय पवन ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो यह आप अभी देख लिए। चलिए आगे देखिए क्या है क्वेश्चन। एक है, देखिएगा, तमिलनाडु, कौन? तमिलनाडु इट सेटअप इंडिया फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। तो तमिलनाडु ने इंडिया की पहली कंजर्वेशन संरक्षण रिजर्व यानी कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है। किस राज्य ने? भारत की तमिलनाडु राज्य ने इंडिया फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। ये है डुगोंग का फोटो। ये क्या है? डुगोंग का फोटो। तो डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य ने पहली बार सेटअप किया है? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा, या तमिलनाडु राज्य के द्वारा इंडिया फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। ये डुगोंग क्या होता है थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए डुगोंग क्या होता है। डुगोंग एक समुद्री गाय है जो एक लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी है। क्या है? स्तनपायी है, जो जल प्रदूषण, निवास स्थान के नुकसान और समुद्री घास के नुकसान के कारण विलुप्त होने का सामना कर रही है। तो डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व किसने बनाया है? तो किसने घोषणा की है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा यह बनाने की घोषणा की गई है। चलिए आगे देखिए क्या क्वेश्चन है। किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बताइए किसने बनाया है? क्या चीज? किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा AIA ने। किसने? टाटा AIA ने नीरज चोपड़ा को, मतलब ये क्या है? एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को टाटा AIA ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस कंपनी के CEO कौन है? इस कंपनी के CEO है नवीन तहिलियानी, और इस टाटा AIA की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। ठीक है, अब आप जानते हैं नीरज चोपड़ा टोक्यो पैरा ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। चलिए आगे देखिए, यह भी क्वेश्चन बन के आया ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही। केंद्र सरकार ने आयकर अपीलीय अधिकरण, क्या नाम है? केंद्र सरकार ने आयकर अपीलीय अधिकरण इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये है GS पन्नू को। किसे? GS पन्नू को क्या किया गया है? इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनाया गया है। किसे? GS पन्नू को। 14 सितंबर 2000 को सरकारी सेवा में शामिल हुए थे। ठीक है, वर्तमान में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT का नई दिल्ली में उपाध्यक्ष के रूप में ये तैनात थे। ठीक है, अब ये भी देख लीजिए थोड़ा, ये जो खासकर जो ट्रिब्यूनल है, ये इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 25 जनवरी 1941 को हुई थी, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के? ये बनाया गया है GS पन्नू को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने का, आप जानते हैं कि कई बच्चे या कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, और इसके लिए पूरा देश, पूरे कंट्री इसके लिए जागरूक है, इसे रोकने के लिए प्रयासरत है। इसीलिए दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के का दिवस यानी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, एवरी ईयर 10 सितंबर को आत्महत्या रोकने का दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। देखिए क्या है ये। इस दिन को मनाया जाने का उद्देश्य दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2021 में विश्व आत्महत्या दिवस का विषय क्या है? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन इसका विषय थीम है। इस दिवस का आयोजन WHO इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड डिप्रेशन IASP और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ WFMH के साथ मिलकर 2003 से कर रहा है। तो याद रखिएगा, आत्महत्या रोकने का दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य आपको मैंने अभी बताया। हाँ, थीम आप याद रखिएगा, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। ठीक है, आगे क्या है देखिए।
शिक्षा को हमले से बचाने के लिए, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस लिए मनाया जाता है? शिक्षा को बचाने के लिए। कब मनाया जाता है? तो बताइए कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है कब? 9 सितंबर को। कब? 9 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो शिक्षा को हमले से बचाने के लिए मनाया जाता है। क्या है देखिए, वर्ष 2020 में 9 सितंबर को विश्व स्तर पर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों के लिए सुरक्षा और शिक्षा संस्थानों में पर हमलों की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनेस्को और यूनिसेफ के प्रयासों से लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया गया था। ठीक है, तो 9 सितंबर को एवरी ईयर, 9 सितंबर को एवरी ईयर क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो शिक्षा को हमले से बचाने के लिए मनाया जाता है। कब? 10 सितंबर को। और किसके प्रयास से? याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा 9 सितंबर को, 9 सितंबर को। और संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनेस्को और यूनिसेफ के प्रयासों से लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया गया है। तो ये हमेशा कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। कब? 9 सितंबर को। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या बन के आया है। भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर, भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो ये भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर है, वो किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो वो चंडीगढ़ में। किसमें? चंडीगढ़ में। अब ये क्या देखिए, ये कितना मीटर ऊंचा है? तो 24 मीटर ऊंचा है। यह एयर प्यूरिफायर टावर 500 मीटर के दायरे के आसपास के वातावरण को 3.88 करोड़ क्यूबिक फीट हवा को, ये क्या करेगा? क्यूबिक फीट हवा को क्या करेगा? 3.88, इसको साफ करने की कोशिश करेगा। कितना मीटर ऊंचा है? 24 मीटर ऊंचा है। चलिए आगे देखिए क्या क्वेश्चन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देखने की कोशिश कीजिएगा। क्या क्वेश्चन है? केंद्र सरकार ने, किसने? केंद्र सरकार ने, अच्छे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केंद्र सरकार ने बिहार को क्रोमियम, पोटेशियम के 4 खनिज ब्लॉक सौंपे हैं। याद रखिए, कितने केंद्र सरकार ने कितने खनिज ब्लॉक सौंपे हैं बिहार को? क्रोमियम, पोटेशियम के 4 खनिज ब्लॉक सौंपे हैं। अब ये बताइए कि देखिए, खनिज मंत्री ने, देखिए गौर कीजिएगा, खनिज मंत्री ने, पर क्वेश्चन क्या पर दिखा देता हूं मैं आपको। 14 राज्यों के, कितने? 14 राज्यों को सौंपे गए हैं 100 खनिज ब्लॉक, जिसमें बिहार के 4 खनिज ब्लॉक इसमें शामिल है, जिसमें क्रोमियम, पोटेशियम शामिल है, जिसमें बिहार के 4 राज्यों को शामिल किया गया क्रोमियम पोटेशियम के लिए। ठीक है, और 14 राज्यों के, कितने? 14 राज्यों के, 14 राज्यों के 100 खनिज ब्लॉक शामिल है, जिसमें याद रखिएगा, बिहार के क्रोमियम, पोटेशियम, बिहार के जो 4 जिले हैं, बिहार के जो 4 जिले हैं, उन जिलों में क्रोमियम पोटेशियम की मात्राएं मिली है। इसके लिए बिहार के 4 जिलों को खनिज के ब्लॉक के लिए सौंपा गया है। अब ये देखिए क्या है, देखिए क्या है। केंद्रीय खान मंत्रालय या खनिज मंत्रालय बिहार को 4 खनिज ब्लॉक सौंपे हैं। यह खान क्रोमियम और पोटेशियम के हैं। सासाराम, याद रखिए किसका? सासाराम, रोहतास, गया, औरंगाबाद में स्थित है। कहां? सासाराम में, रोहतास में, गया में, औरंगाबाद में स्थित है। यह आप याद रखिएगा। कहां कहां किस प्रमुख खनिज के कितने ब्लॉक है, आप ये भी याद रखिए। सोने का ब्लॉक कहां है? छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में, छत्तीसगढ़ के, देखिए एक मिनट, देखिए छत्तीसगढ़ के जोधपुर जिले में एक ब्लॉक है, किसका? सोने का। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में 2 ब्लॉक है, किसका? सोने का। वहीं कर्नाटक के हावेरी, चित्रकूट, धारवाड़, बेल्लारी, देवनागरी और हासन जिलों में 7 ब्लॉक है। ये सब आप याद रखिएगा कि सोने का ब्लॉक कहाँ कहाँ है। हीरे का ब्लॉक कहाँ है? आंध्र प्रदेश के कडप्पा में हीरे का ब्लॉक है। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर व पन्ना में 2 ब्लॉक है, किसके? हीरे के। और टंगस्टन के कहाँ है, ये भी देख लीजिए। ये तमिलनाडु के मदुरई में है, तमिलनाडु के मदुरई में है। तो आप इसे भी देख लीजिए कि, लेकिन आप इसे महत्वपूर्ण तौर पे बीपीएससी के लिए, एग्जाम के लिए देखिए कि क्रोमियम, पोटेशियम के 4 खनिज ब्लॉक बिहार के कहां से मिले हैं? तो ये मिले हैं सासाराम, रोहतास, गया और औरंगाबाद जिले से मिले हैं। ठीक है, और 14 राज्यों को सौंपे गए हैं 100 खनिज ब्लॉक, जिसमें आप ये भी देखिए कि सोने का ब्लॉक कहां कहां है। वहीं आप ये भी देखिए कि हीरे के ब्लॉक कहां से मिले हैं। वहीं टंगस्टन का ब्लॉक के लिए कौन सा राज्य फेमस है। ठीक है, चलिए आज का करंट अफेयर्स यहीं तक रहा। फिर कल नए जोश और जुनून के साथ मिलेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।